हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी किताब की बसंत का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, जिसे लिखा है हरिशंकर परसाई ने, जिसका नाम है बस की यात्रा। हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय मैं पहली वीडियो में भेज चुकी हूँ और जो कठिन शब्द हैं वो भी भेज चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबने उन्हें लिखा पढ़ा होगा। आज हम बस की यात्रा का एक्सप्लेन करेंगे। 5 मित्रों ने 4 बजे की बस से पन्ना जाने का निश्चय किया। जो पन्ना से उसी कंपनी की बस सतना के लिए दूसरी बस मिल जाती है और सतना से उन्हें जबलपुर जाना था, जो वहाँ से ट्रेन पकड़ाती है। तब उन 4 बजे की बस से कुछ समझदार लोगों ने जाने से इनकार कर दिया कि रात के समय का सफ़र सही नहीं है, लेकिन कुछ लोग थे जो नहीं माने और उन्होंने 4 बजे की बस से सफ़र करना तय किया। अब जैसे ही बस स्टॉप पर आकर रुकती है, बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा भाव उमड़ आता है। अब श्रद्धा भाव क्यों उमड़ आता है उनके मन में? श्रद्धा भाव इसलिए उमड़ आता है क्योंकि बस की जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि जो पूजने के योग्य होती है। श्रद्धा भाव उमड़ रहा था, पूजनीय लग रही थी, यानी कि बस बहुत वृद्ध हो चुकी थी, बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, बहुत पुरानी थी, यानी टूटी फूटी। उस तरह से जब बड़ा ज़्यादा करके ज़्यादा बूढ़े लोग होते हैं तो एकदम ऐसे हो जाते हैं। उसी तरह से लेखक को बस में एक वृद्ध स्त्री नज़र आ रही थी। तो लेखक घबराने लगा कि इस बस से यात्रा करेंगे। तो लेखक के डॉक्टर मित्र ने कहा, नहीं, बस बहुत अनुभवी है, पुरानी है। जिस प्रकार पुराने लोग अनुभवी होते हैं उसी तरह से ये बस भी अनुभवी है। लेखक बस में बैठ गए। अब बस में बैठ जाने के बाद लेखक ने पूछा, क्या ये बस चलेगी या धक्के मार के चलानी पड़ेगी? तब ड्राइवर ने कहा, नहीं साहब, ये स्वयं ही चलेगी। थोड़ी देर बाद क्या होता है, जैसे ही बस में सवारियां बढ़ जाती हैं तो बस चलना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही बस ने चलना स्टार्ट किया था तो सबको ऐसा लगा कि सबकी सीट के नीचे ही इंजन लगा हुआ है। तो क्योंकि बस बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रही थी, बस के सारे शीशे टूटे हुए थे और जो भी शीशा एक आध बचा हुआ था, शीशे टूट चुके थे, जो भी एक आध शीशा बचा हुआ था उससे उन्हें ये लग रहा था कि इस बस के जो टूटे हुए शीशे हैं उनसे सवारियां स्वयं को बचा रही थी। कहीं ऐसा ना हो जो टूटे हुए शीशे हैं वो उछटकर हम पर लग जाएं। अब जैसे ही बस स्टार्ट हुई थी, थोड़ा सा आगे चली, तभी वहाँ क्या हुआ कि बस की टंकी में, पेट्रोल की टंकी जो होती है उसमें छेद हो गया। उससे पेट्रोल लीक होने लगा, बस रुक गई। बस रुक गई थी तो ड्राइवर ने टंकी से पेट्रोल बाल्टी में निकाला और बाल्टी से इंजन तक पहुंचाकर उस बस को फिर स्टार्ट कर दिया। थोड़ी ही दूर बस चली थी तो उसका टायर फट गया। टायर फट गया तो ड्राइवर ने बस को रोका और रोककर उसमें एक पुराना घिसा पिटा सा टायर पड़ा हुआ था वो लगाया। बस फिर चली। थोड़ी देर बाद ऐसा लगने लगा, बस फिर रुक गई थी कि ये बस शायद अपने आप नहीं चलेगी। तो जैसे ही बस रुकी तो सब लोग कहने लगे, ये बस अब यहीं खड़ी रहेगी, वीरावन जंगल में पहुंच चुकी थी, ये बस यहीं खड़ी रहेगी या आगे भी बढ़ पाएगी? तो बस का जो साझेदार था, जो बस के मालिक का साझेदार था, हिस्सेदार जिसे कहते हैं, तो उसने कहा, नहीं नहीं साहब, ये बस बहुत अनुभवी है, आपको अपने बेटों की तरह गोद में बैठा कर ले जाएगी। ये बुजुर्ग हो चुकी है, बड़े लाड़ प्यार से लेके जाएगी, किसी का बाल बांका भी नहीं होने देगी। अब उस हिस्सेदार को देखकर लेखक के मन में ऐसा महसूस हो रहा था कि इस इंसान को तो आंदोलन का नेता होना चाहिए, कि बस की स्थिति को देख रहे हैं कि बस की स्थिति क्या है, टूटी फूटी है, टायर भी फटा पुराना है, लेकिन फिर भी उस बस में सवारियों को चढ़ा रहे हैं और स्वयं भी अपनी जान जोखिम डालकर उसमें यात्रा कर रहे हैं, लेकिन बस की बुराई नहीं सुन रहे और बस की तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं कि बस ऐसी है वैसी है। तो ऐसे करके थोड़ी दूर पर जैसे ही बस चलती है तो जाके वीरावन जंगल में जाके खड़ी हो जाती है। अब सब लोग हंसी मजाक करते रहे। अब तो पन्ना जाने का इरादा सभी लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि शायद ये बस अब यहीं खड़ी रहेगी। बस के अंदर कोई लाइट भी नहीं थी, जो चंद्रमा की चांदनी थी उसके अनुसार वो धीरे धीरे चल रही थी।
इस बात से लेखक ने एक व्यंग्यात्मक शैली में इस निबंध को लिखा है कि जो बस का मालिक है वो बस से केवल मुनाफा कमाना चाहता है और उस बस में 1 रुपया भी लगाना नहीं चाहता। बस की ऐसी स्थिति है और उसकी तारीफों के पुल बांध रहा है, अपनी जान को भी हथेली पर लेकर चल रहा है और सवारियों को भी जान जोखिम में ले जा रहा है। ये इस अध्याय का एक्सप्लेनेशन किया है मैंने, जो अब इसके क्वेश्चन आंसर मैं नोट्स भेजती हूँ, इसे आप लोग नोट करें और पढ़ें और मन लगाकर पढ़िए, यही उम्मीद करती हूँ।